अच्छी ओपनिंग के बाद ऊपरी स्तरों से बुल्स का जोश पड़ा कुछ ठंडा। ऊपरी स्तरों से निफ्टी में करीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट, हालांकि अब भी करीब 200 पॉइंट्स ऊपर 23,350 के ऊपर कर रहा है ट्रेड। वहीं निफ्टी बैंक ने भी बढ़ा है करीबन 56,000 की तरफ कदम। मिड कैप और स्मॉल कैप में रौनक ज्यादा, वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 4% फिसला। रियल्टी और डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा रफ्तार, दोनों सेक्टर इंडेक्स करीब 2% मजबूत। डिफेंस में एमटीआर टेक का शेयर करीब 11% उछला। साथ ही बैंकिंग, ऑटो, एनबीएफसीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल्स में भी तेजी। सभी इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर। यूबीएस की कवरेज शुरू करने से दौड़ा मोतीलाल ओसवाल। शेयर करीबन 5% उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। ब्रोकरेज ने खरीदारी की राय के साथ दिया 11.50 रुपए का लक्ष्य। उधर दूसरे कैपिटल मार्केट शेयर्स में भी रौनक, सेक्टर इंडेक्स करीबन 1.5% ऊपर। सोने में चमक लौटने से गोल्ड फाइनेंस शेयरों में लौटी बहार। मुथूट और मनोपुरम फाइनेंस में 2 से 3% की तेजी। वहीं चांदी की कीमतों में उछाल से वेदांता और हिंदुस्तान जिंक भागे, दोनों शेयर करीब 3% तक ऊपर। कच्चे तेल में तेज गिरावट से ओएमसी शेयर्स में जोश, 4% चढ़कर बीपीसीएल, एचपीसीएल वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर इंडिगो भी करीबन 4% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना, लेकिन ओएनजीसी ऑयल इंडिया फिसले। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड माहौल हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल रहा है। हालांकि निफ्टी अपने हाई लेवल से थोड़ा सा हमें गिरता हुआ यहाँ पे नजर आया है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें बाकी के रेस्ट ऑफ द मार्केट की, तो बाजार में मूड अच्छे तरफ ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएसयू बैंक में अगर आप देखेंगे तो करीबन 2% की तेजी यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। अक्रॉस द बोर्ड जो हरियाली है वो छाई हुई है, लेकिन देखना ये होगा कि जो निफ्टी ने अभी गिरना हल्का फुल्का शुरू किया है, कहीं ऐसा ना हो क्लोजिंग तक आते आते ये जो बढ़त है ये बाजार गवाता हुआ दिखाई दे। लेट्स होप कि ऐसा हमें जो नज़ारा है आता हुआ नहीं दिखाई दे। लेकिन बैंकिंग में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, हर जगह जो बुल्स है उनका जोश जो है हमें हायर साइड में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, बिकॉज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ये लाइन बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही मैं लाइन बोलती हूँ, श्रेया के चेहरे पे भी एक मुस्कान जो है वो आ जाती है। बट खैर, अरुण जी से जानते हैं। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। आज बाजार में एक मोमेंटम तो अच्छा बना हुआ है, लेकिन निफ्टी थोड़ा थोड़ा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्या करा जाए? क्या लगता है कि आखिरी तक आते आते जो बाजार ने ग्लोबल क्यूज को देखते हुए एक बढ़त बनाई है, वो हमें कहीं ना कहीं फेड आउट होती हुई दिखाई देगी, या फिर मार्केट में सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी? देखिए कंचन जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग श्रेया जी। अगेन वही चीज देखने को मिल रही है मार्केट में। अभी भी कंसोलिडेशन है 23,000 23,400 के बीच में, पर एक सेंस जरूर बन रहा है जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। निफ्टी में भी कुछ कुछ शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक ब्रेकआउट की तरफ शायद हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। 23,400 के ऊपर ये ब्रेकआउट है। 23,400 के ऊपर अगर हम वापस निकलते हैं तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और 23,550 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो एक राय क्लियर है कि बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। 23,000 से 23,200 के पुट्स में काफी हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो जब तक 23,200 23,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मार्केट में शॉर्ट करने की सलाह नहीं है। और जो ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वो 23,400 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगेन वीकेंड है, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिले। तो वीकेंड के आगे मुझे लग रहा है जितना नीचे करेक्शन में बाई करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। ओवरऑल मूड पॉजिटिव नजर आ रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मेरे को लग रहा है वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं मार्केट में तो वहीं पे ध्यान दें। फिलहाल यही स्ट्रैटेजी आपको इस मार्केट में अपनानी है क्योंकि अब बढ़त गवाई है हमने अभी फिलहाल। तो चलिए, अब क्वेरीज होंगे आपके बहुत सारे, तो वो एड्रेस करते हैं। सबसे पहले ये तो नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर आएगा 7045220000। इस व्हाट्सएप नंबर को अपना नोट कर लीजिए और जो भी प्रश्न है, क्वेरीज है आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, बाजार में, इस पर सवाल पूछ सकते हैं आप। साथ ही आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी कि X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए #AskAwaz जरूर मेंशन करें और साथ ही आप कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर मुझे भी आप पर्सनल DM करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद कुमार जी अहमदाबाद से। अरविंद जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सवाल हुंडई आपका। की मेरे पास 100 शेयर है, 2814 का बाइंग है। और सेकंड जियो फाइनेंस के 500 शेयर है, 356। ठीक है, मैम बताइए, इसको एवरेज करूं या इसमें से एग्जिट हूं या और कोई ऑप्शन हो, बताइए मैम। आपका नजरिया क्या है दोनों स्टॉक्स पर? नजरिया तो मेरा टाइम पीरियड तो हो चुका है मैम। मैंने एक साल के लिए लिया था, टाइम पीरियड हो चुका है, अभी भी 6 मंथ होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है। Hyundai मोटर्स में तो बहुत लॉस हो रहा है आपको। 2814 आपने खरीद बताई और करीब करीब 837 रुपये प्रति शेयर का लॉस। अरुण जी, Hyundai मोटर्स में भारी यहाँ पर लॉस में है क्योंकि 1977 पे कर रहा है कामकाज। हालांकि आज पूरे ऑटो पैक्स में हमने स्ट्रेंथ देखी। कल कमज़ोर मार्केट में Hyundai अच्छा कर गया था, तो आज भी देखिए स्ट्रेंथ है। लेकिन इनका भाव कब तक देख रहे हैं आप? 2814 का काफ़ी दूर नज़र आ रहा है मुझे, तो क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो इन्होंने पूछा कि एवरेज कहाँ करना है, तो एवरेज अगर करना चाहे तो थोड़ा करेक्शन में करके चल सकते हैं। 1920 के ऊपर एक ब्रेकआउट अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे हुआ है। तो अगर आप एवरेज करना चाहे तो 1900 से 1950 के बीच में डेफिनेटली करें। पर एक स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 1770 के आसपास मेंटेन करना है। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, पर जिस हिसाब से वोलेटिलिटी मार्केट में है और ऑलरेडी इन्होंने 1000 रुपए का डाउन मूव स्टॉक में देख लिया है, तो 1770 का फाइनल स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। एवरेजिंग 1900 के आसपास कर सकते हैं। 1900 के पास एवरेज करेंगे तो एटलीस्ट इनका भाव जो रहेगा वो एटलीस्ट 23 या 2400 के आसपास एवरेज प्राइस इनको आ जाएगा। 2800 आने के चांसेस फिलहाल काफी कम है, तो एवरेजिंग जरूर कर सकते हैं। 1900 के आसपास मिलता है तो एवरेज करके चले। 1770 का स्टॉप लॉस लगाएं। इमीडिएट टारगेट जो मुझे नजर आ रहा है वो 2240 के आसपास है। तो 2240 2250 आता है तो फिर एक बार स्टॉक को रिव्यू करेंगे। तो ये तीनों लेवल्स आप नोट करके रखें। 1770 स्टॉप लॉस, 1900 के पास एवरेज और 2250 का टारगेट। फिलहाल ये तीनों लेवल्स फॉलो करें और आने वाले दिन में स्टॉक को वापस रिव्यू करके चलें। ठीक है, तो 1770 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1950 के आसपास आए तो एवरेज करने का सोचिए आप, और 2250 के आसपास फिर से एक बार रिव्यू करेंगे तो आप फिर से हमारे साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन में जुड़ सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके आप क्वेरी को डाल सकते हैं कि इन लेवल पर क्या करना चाहिए फिर, और हम आपको रिप्लाई करेंगे। Hyundai मोटर पे तो ये बात होगी। जियो फाइनेंस दूसरा सवाल था इनका। जियो फाइनेंस पर व्यू लूँ उससे पहले डिस्क्लेमर प्लेट हमारी स्क्रीन पर। जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो आपको तो एक बार अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। अरुण जी, पेडिग्री अच्छी है और यहाँ पर भी ये लॉस में है। देखिए 356 इन्होंने अपनी खरीद बताई और 230-31 पर कर रहा है कामकाज, लेकिन स्टॉक ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। 6 महीने में 23% के करीब करीब गिरा ही है ये। 52 वीक हाई 338 तक गया था। इनकी हाई साइड की काफ़ी खरीद है। अब क्या करें यहाँ पर भी व्यू 6 महीने 1 साल तक कर सकते हैं ये होल्ड। देखिए, अगर थोड़ा लंबा व्यू है, वैसे हमने ओवरऑल स्टॉक पे एग्जिट की सलाह लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक किसी को दी नहीं है। नो डाउट काफी अंडर परफॉर्मर रहा है और एक बड़े ग्रुप से आता है, इसलिए स्टॉक में हमारी एग्जिट की सलाह लॉन्ग टर्म में नहीं है। टेक्निकली डेफिनेटली वीक है। 215 210 का इमीडिएट सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, तो 210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नेक्स्ट वीक रिलायंस की एजीएम है, तो एजीएम पे भी ध्यान दें। उस एजीएम में क्या निकल के आता है वो एक बड़ा ट्रिगर स्टॉक के लिए रह सकता है। शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, तो वीकनेस की वजह से स्टॉक चलने के चांसेस काफी कम है। 210 का एक सपोर्ट जो है उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के चल सकते हैं। और आने वाले दिन में मुझे लग रहा है जब तक ये 255 के नीचे है एक कंसोलिडेशन रहेगा। 255 के ऊपर एक ब्रेकआउट नजर आ सकता है। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल के ऊपर। 210 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और कॉर्पोरेट इवेंट है जिसके ऊपर सबकी रहेगी
ना सर, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक नोएडा से मनल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल। मैम मेरे दो क्वेश्चन है। एक है अशोक लेलैंड पे मेरे पास 500 क्वांटिटी है एट द रेट ऑफ 164। सेकंड है मैम रिलायंस अराउंड 75 शेयर्स हैं 1319 पे। मेरे को ये पूछना था कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और क्या रिलायंस में और ले सकता हूँ इस रेट पे अभी? माफ कीजिएगा, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं अशोक लेलैंड के साथ। जैसे कि आपने मेंशन किया 500 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 164 की बाइंग है। और ये सवाल काफ़ी सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं ना वो लगातार पूछे जा रहे हैं। अशोक लेलैंड काफ़ी हाई लेवल पे फंस गए हैं और अब इस साल स्पेसिफिकली हम बात करें तो एक थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया। और पिछले साल तो हम देखें कि मल्टी बैगर रिटर्न्स यहाँ से आते हुए दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे इस साल थोड़ा ठंडा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अरुण जी क्या करा जाए? बाइंग जो है 164 की है, 145 के आसपास अशोक लेलैंड कामकाज कर रहा है। क्या लगता है ये जो साल है इसके लिए फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है या कोई सपोर्ट बन रहा है? एक बड़ा ब्रेकआउट स्टॉक में आया था, अगेन वापस रिवर्सल देखने को मिल रहा है। एक होप रैली की एक्सपेक्टेशन सभी को स्टॉक से है। 134 का इसका रिसेंट वीकली लो है तो उसी का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कोई एवरेजिंग या फ्रेश एडिशन की सलाह नहीं है क्योंकि सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे है। ऑलरेडी इनके बाई प्राइस से 20-22 रुपए नीचे है और स्टॉप लॉस इनको 134 का मेंटेन जरूर करना चाहिए। अगर 134 ब्रीच होता है तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आ सकती है, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। 134 का स्टॉप लॉस ये मेंटेन करके चलें। दूसरा प्रश्न इनका रिलायंस के ऊपर था। रिलायंस अगेन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली वीकनेस है, जब तक 1300 के ऊपर नहीं निकलता बाइंग की सलाह नहीं है। 1300 के कॉल में भी काफी राइटिंग है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 1300 पार होगा तभी बड़ा मोमेंटम आ सकता है। पर लॉन्ग टर्म में अगेन जियो फाइनेंस की तरह इसमें भी हमने होल्ड की ही सलाह सबको दी है। अगर ऐड करना चाहे तो 1240 1250 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे डेफिनेटली ऐड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री और साथ ही साथ अशोक लेलैंड के ऊपर। इन दोनों के ऊपर राय तो दे दी है और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, रिलायंस इंडस्ट्री हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको खरीदारी ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। श्रेया और भी काफ़ी सारे सवाल, बहुत सारे सवाल होंगे कंचन, और की करके एड्रेस कर लेते हैं। अब हमारे साथ आगे जुड़ते हुए दिनेश जी वाराणसी से। दिनेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी, सवाल आपका? मेरा सवाल हिंदुस्तान जिंक पर है। वेदांता ग्रुप की बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, बहुत अच्छा मोमेंट भी आता है, लेकिन बीच में कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है, वो फिर फिसल के नीचे आ जाता है। मेरी बाइंग जो है 509 की है, क्वांटिटी मेरे पास 100 है, कल भी मैंने कुछ ऐड किया था। मेरा सवाल ये है कि मैं इसमें कुछ अभी ऐड करूं या जो टारगेट मुझे किसी चैनल से पता चला था 700 तक जा सकता है एक साल के अंदर, तो 700 जाता हुआ तो दिख नहीं रहा। हालांकि 600 के पार गया था लेकिन फिर से वापस यही आ गया, तो 733 तक गया था। ठीक है दिनेश जी, मैं सवाल समझ गया आपका, निकले या फिर आप यहाँ पे बने रहे। 733 तक गया था, 52वीं खाई इसका देख पा रही हूँ मैं। हिंजिंग आपने सही कहा, काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है हिंजिंग जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि ये सिल्वर से काफी रिलेटेड है। तो सिल्वर में अगर उतार चढ़ाव आती है तो हिंजिंग भी उस अकॉर्डिंगली ही रिएक्ट करता है। सपोज आज का भी आप एक्शन देख लीजिए, 2% करीब 2-3% ऊपर है आज के सेशन में, क्योंकि सिल्वर में तेजी है। तो बीच में हमने गजब की रैली देखी थी गोल्ड एंड सिल्वर में, तो उसके मद्देनजर हिंजिंग भी चला था। अरुण जी 733 तक गया था ये स्टॉक, अब करेक्ट होकर 560 पे कर रहा है कारोबार। 509 इनकी खरीद है, तो क्या किया जाए? 50 रुपये प्रति शेयर का ले रहे हैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, या फिर आपको लगता है कि इन्होंने जो अपना टारगेट सेट किया है 700 का वो फिर से आएगा और यहाँ पर और मुनाफा बनेगा इनका? देखिए शेयर जी, टारगेट को थोड़ा रीसेट कर लें। 610 620 के आसपास टारगेट मान के चल सकते हैं। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस के रेजिस्टेंस उसी के आसपास है, तो 610 620 आता है तो प्रॉफिट बुक करके चलें। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो प्रूडेंट होता है अपने कॉस्ट के ऊपर लगा ले 510 या 512 के आसपास। बाकी स्टॉक को होल्ड करें, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 600 से 620 मिलता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाए।
ओके, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 600 620 अगर आपको नंबर दिखते हैं तो वहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और नो डाउट सिल्वर में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, और अगर हम इस साल देखें तो करीब करीब यहाँ पे 45% की जो गिरावट है अपने हाई से सिल्वर में आती हुई दिखाई दी है। चौथा लगातार हमें एक आउटफ्लो भी देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए और गुजरात से धर्मेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मेरे पास अपोलो माइक्रो सिस्टम के 400 शेयर है और वो 421 रुपए के भाव से लिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? धर्मेश जी, काफी ऊपर के स्तर पे आपने नहीं ले लिया अपोलो माइक्रो सिस्टम? 421 पे आपने ले लिया, यानी कि अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही आपने इसमें खरीदारी की है। हाँ जी। कोई स्टॉप लॉस तो आपने लगाया नहीं जिस तरीके से इस टाइम पे दिखाई दे रहा है चार्ट? नहीं लगा। ठीक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम 421 की बाइंग, 400 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 396 के पास कर रहा है कारोबार। लेकिन मार्च से लेके अब तक का इसका एक बार अगर हम चार्ट देखेंगे तो क्या गजब के रिटर्न यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए। 190 पे उस टाइम पे ये कारोबार कर रहा था और वहाँ से अब ये कामकाज करता करता करीबन 400 के आसपास पहुँच गया और बीच में हमने देखा था कि 450 तक भी किया था। तो थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अरुण जी, क्या करा जाए, क्योंकि बाइंग बहुत हाई लेवल पे है, 52 हफ्ते के हाई पे बाइंग कर रखी है और अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन का फेज देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले तो काफी ऊपर इन्होंने बाई किया, आपने एकदम सही कहा। स्टॉक ऑलरेडी रैली हो चुका है तो फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में। पर चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, पर स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। अगेन मैं कॉशन राय दूंगा, क्योंकि स्टॉक चल चुका है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 382 के आसपास। 382 जाता है तो देन एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज स्टॉक में ब्रीच हो सकता है। तो चूंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, इनके बाई प्राइस वापस जरूर देखने को मिल सकते हैं। 382 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 434 से 438 तक के टारगेट्स है, वहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे ये व्यू हो गया। यहाँ पे आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न पूछने के लिए। जिनके भी प्रश्न रह गए होंगे, मंडे यानी कि सोमवार को फिर से हमारे साथ जुड़िएगा और आपके प्रश्न को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अरुण जी शुक्रिया और हैव अ नाइस वीकेंड आपको। हैप्पी वीकेंड और दर्शकों को भी हैप्पी वीकेंड। चलिए रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो कॉर्नर। मोंगिया स्टील CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय बाइनेंस। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हमारे मेहमान हैं ऑरेंज BTC के CEO गुई गोम्स। गुई, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो लगातार गिरावट यहाँ पर बिटकॉइन में देखने को मिली है। सो मच सो कि बिटकॉइन अब यहाँ पर 2026 में नेगेटिव है। कैसे आप देखते हैं ये प्राइस मूव्स? कौन से मैक्रोज, क्या फंडामेंटल्स यहाँ पर क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास देख रही है? Yeah, first of all, thank you so much for hosting me. It's a pleasure to be here. Bitcoin has had a tough year so far, which is to some extent in line with its cycles. This is an asset that is growing over the past 16 years, but it doesn't go into a straight line. It goes through cycles, and right now we are in a bear market. And from my perspective, what we're looking at a macro level is there's still a lot of geopolitical uncertainty with the Iran war, and that's definitely impacting assets overall, including Bitcoin. In a more narrow sense, we're seeing a lot of IPOs, especially in the US, around AI. We know SpaceX is coming, and also Anthropic and OpenAI. So there's a lot of excitement around the AI investment thesis, and it's taking a liberal flows outside of Bitcoin. So overall, it is in line with expectations. This is an asset that is growing through adoption and goes through cycles, but over the past, let's call
8 months, since October of last year, Bitcoin is going on a downtrend, is now essentially 50% below all-time high, which is pretty par for the course when you see it through previous cycles. But at this specific point in time, I think we have macro tensions going on and also some specific IPOs and excitement around AI, who is taking money outside of Bitcoin. Gui, also, when you talked about AI, and yes, a lot of money seems to be going into those AI IPOs. How would you look at the world from here on? Is it going to be crypto versus AI, or do you see a convergence on the horizon between cryptos and AI? Convergence, right? Bitcoin was designed to be a monetary asset for this digital world, and AI is accelerating the world into a more digital frame. So I think over time, we'll see agents transacting value. We've already seen it. We've seen research being out over the past few months saying that AI agents, they really like Bitcoin as a monetary asset. They want to exchange value 24/7 without a counterparty risk. So I think more and more these two worlds will converge, and AI agents will need digital money, and Bitcoin is that. So I think right now the market is much more excited about the AI, but over time, as these two worlds converge, we'll see a lot of innovation. All right. Gui, also, while the prices of cryptocurrencies and altcoins are declining, but the overall adoption seems to be increasing, whether it's from institutions or whether it is about real-world asset tokenization. Yeah, we always like to see from a fundamental perspective. So from a fundamental perspective, starting with Bitcoin, we can see more and more adoption, right? Just the past few months, we've seen big US banks announcing products, ETFs, and helping their clients to invest in Bitcoin. So this is pretty interesting and bullish over the long term. When you think about crypto overall, we continue to see high adoption of stablecoins. Countries like India, Brazil, other parts of the global south, they're really looking for a way to invest in the dollars and move money around. And we know that stablecoins do that job. Oh, absolutely. Gui, I get your point about the cross-border payments therein that most countries seem to be looking at. But what is your vision on asset class in next 12 months and your company's plans ahead? Yeah, I think what the market will give us for the next 3 to 5 months is a little bit more of the same. I think Bitcoin is likely moving sideways during the summer. We're going to see a lot of new IPOs, a lot of capital chasing these AI stories. But again, as I mentioned, it's a great time to allocate. Our company in Brazil, our main focus is to help to drive Bitcoin adoption in this corner of the world, Brazil and Latin America. So we're seeing this as an incredible opportunity to continue to allocate, to buy more Bitcoin, to build our treasury, and to help to educate the market. There's a lot of innovation coming down the pipeline that we are building, but also across the ecosystem. We also have some high expected new legislation, especially in the US. The Clarity Act should be approved within the next, let's call it 3 to 6 months. And that, of course, will bring new flows. All right. So clearly, जैसे कि हमें गुई गेम्स बता रहे हैं कि काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर बाजार में है, जो पैसा है वो AI स्टॉक्स में एज ऑफ नाउ या AI IPOs में जाता हुआ नजर आ रहा है. इसीलिए हमने 50% की गिरावट यहाँ पर बिटकॉइन में ऑल टाइम हाई से आते हुए देखी है, लेकिन एडॉप्शन अच्छी खासी है. AI और क्रिप्टो का आगे जाके कन्वर्जन बन सकता है, और साथ ही साथ डिजिटाइजेशन और रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन में यहाँ पर काफ़ी काम आगे जाकर होता हुआ दिख रहा है. well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय. हम लौटेंगे बाजार की कुछ और स्टॉक्स को लेकर. CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस.